ओ, हाँ, ये है एल्काट्राज़। एल्काट्राज़ अमेरिका के अंदर 22 एकड़ पे मौजूद एक आइलैंड के ऊपर लोकेटेड जेल है। और क्योंकि ये आइलैंड मोस्टली बड़ी-बड़ी रॉक से बना हुआ है, इस वजह से इसको दी रॉक भी कहा जाता है। 24/7 मॉनिटरिंग, 15 फीट ऊंची दीवार और सबसे इम्पोर्टेंट कि ये आइलैंड चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है। इसकी वजह से अमेरिका ने इसको अपने फेडरल प्रिजन का भी दर्जा दे दिया था और ये वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर प्रिजन समझा जाता था। ये कहानी है एक ऐसे जेल ब्रेक की जो पिछले 70 सालों से दुनिया के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। 12 जुलाई 1962 असेंबली की काउंटिंग में 3 बंदे कम थे। थोड़ी सी इंक्वायरी में पता चला कि इन मिसिंग प्रिजनर्स में 2 भाई भी शामिल थे, जिनमें एक जॉन एंग्लिगन और क्लेरिस एंग्लिगन थे, जो कि एक बैंक रॉबरी की वजह से इस जेल में कैद थे। तीसरे एस्केपी का नाम फ्रैंक मॉरिस था और वो भी सेम इसी बैंक रॉबरी के केस में इस जेल में बंद था। जब इन तीनों के सेल में जाया गया तो पता चला कि ये तीनों सेल्स के अंदर सो रहे हैं। जब सेल्स को ओपन करके अंदर जाया गया तो पता चला कि इनके बिस्तर पे असली इंसान नहीं बल्कि 3 डमी हेड्स पड़े हुए हैं। इन डमी हेड्स को अपनी स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं और इनमें से कुछ डमी हेड सिर्फ हाथ लगने की वजह से टूट भी चुके थे। इसके बाद इस आइलैंड की चारों तरफ से अच्छे तरीके से तलाशी ली गई और हैरानी की बात यह थी कि ये तीनों आइलैंड पे मौजूद ना थे। एफबीआई को बुलाया गया और मजीद तफ्तीश करने पे पता चला कि इन तीनों के जो सेल्स थे उनमें जो 5.9 इंचेस के वेंट्स थे, जो रोशनदान थे, वो सारे के सारे डैमेज थे और ये इन्हीं रोशनदान से निकले थे। और ये तीनों रोशनदान एक कॉरिडोर में निकलते थे जहाँ पे सिक्योरिटी मौजूद ना थी। मजीद इंक्वायरी करने पे पता चला कि 3 नहीं 4 रोशनदान डैमेज थे और ये चौथा रोशनदान जो डैमेज था वो एलन वेस्ट नामी एक प्रिजनर का था। और एलन वेस्ट इस जेल में इस वजह से कैद था क्योंकि वो कई बार प्रिजन एस्केप्स ट्राई कर चुका था और इन्हीं प्रिजन एस्केप्स ट्राई करने की वजह से और बार बार जेल से फरार होने की कोशिश की वजह से उसको इस वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर प्रिजन में रखा गया था। एलन वेस्ट से इंक्वायरी करने में पता चला कि इस जेल से भागने का प्लान सारा का सारा एलन वेस्ट का था और आज से 2 साल पहले एलन वेस्ट ने एक खाने के टेबल पे अपने इन दोस्तों से अपना सारा का सारा प्लान शेयर किया। एलन वेस्ट जो कि जेल में सबसे ज्यादा लंबे अरसे से कैद था, उसने जेल के ब्लॉक बी से फरार होने का एक लूप होल तलाश कर लिया था। एलन वेस्ट ने बताया कि इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इन चारों में से कोई भी एक शख्स ब्लॉक बी में नहीं था। अगले 2 साल तक ये सिर्फ ब्लॉक बी में जाने की कोशिश करते रहे और इनकी गुड लक कि जेलर ने ना सिर्फ इनको ब्लॉक बी में शिफ्ट किया बल्कि एक दूसरे के साथ वाले सेल्स भी दे दिए। अगले 2 साल तक ये जेल में जो कुछ भी करते रहे अपने सेल्स के अंदर किसी को कानो कान खबर तक न हुई जब तक इनके एस्केप के बारे में इल्म ना हुआ। मजीद तफ्तीश करने पे एलन वेस्ट ने बताया कि जेल के वेंट्स को इन्होंने चम्मच की मदद से खोद के बड़ा करना शुरू किया और बाद में जेल के वैक्यूम क्लीनर की मोटर से इन्होंने एक ड्रिल मशीन भी बना ली थी। और ये सारी की सारी खुदाई और ड्रिल मशीन का इस्तेमाल म्यूजिकल आवर्स के दौरान किया करते थे क्योंकि म्यूजिकल आवर्स में जेल में सारे कैदी अपना म्यूजिक बजाने में मसरूफ होते थे और उस शोर की आड़ का फायदा लेके ये अपनी ड्रिलिंग और चम्मच की मदद से अपनी खुदाई करते गए। एलन वेस्ट ने बताया कि ये वेंट्स खुलते थे एक कॉरिडोर में, ब्लॉक बी में मौजूद एक कॉरिडोर में जिसमें कोई सिक्योरिटी ना होती थी। वहां से ड्रेन पाइप की मदद से ये छत पे गए और छत से एक और ड्रेन पाइप की मदद से ये लोग नीचे उतरे और फिर 15 फीट ऊंची दीवार को क्रॉस करके रात को ही फरार हो गए। और हैरानी की बात यह थी कि अगले 10 घंटे तक यानी कि सुबह असेंबली तक इनके फरार होने का इल्म किसी को भी ना हुआ। एलन वेस्ट ने बताया कि इन्होंने अपने लिए एक इन्फ्लेटेबल राफ्ट तैयार की हुई थी जो इन्होंने जेल में मिलने वाले रेनकोट्स की मदद से तैयार की थी और इन्हीं रेनकोट्स की मदद से इन्होंने अपने लिए इन्फ्लेटेबल लाइफ जैकेट्स भी तैयार की थी। इनका प्लान ये था कि यहाँ से ये एंजल आइलैंड पे जाएंगे, वहाँ से ये कुछ पैसे और कपड़े चेंज करके मेन लैंड पे जाएंगे और वहाँ से अपने अपने रास्ते फरार हो जाएंगे। एफबीआई ने जब एलन वेस्ट की स्टोरी को कंफर्म किया तो ड्रेन पाइप के ऊपर चढ़ने और उतरने के निशानों से उनको कुछ हद तक एलन वेस्ट की स्टोरी में यकीन आ रहा था। बाद में एफबीआई ने चारों तरफ समंदर में तलाश जारी की जो कि 1 महीने से ज्यादा अरसे तक जारी रही। एफबीआई को समंदर के अंदर 2 लाइफ जैकेट से बने हुए बैग मिले। बैग्स में कैदियों को भेजे गए उनके घर वाले लेटर्स, उनके खानदान की तस्वीरें और कैदियों की मजीद पर्सनल अशिया पाई गई जिसकी वजह से एफबीआई ने सोचा कि ये लोग शायद मर चुके हैं। मजीद तलाश करने पर कोई भी डेड बॉडी समंदर के ऊपर सरफेस नहीं हुई क्योंकि अगर कोई बंदा समंदर के अंदर मर जाता है तो 2 दिन में उसकी लाश समंदर के ऊपर आ जाती है। हैरानी की बात यह है कि पिछले 70 सालों से आज तक इस चीज का इल्म ही नहीं हुआ कि ये लोग कहाँ गए। हाँ, कुछ कहानियां जरूर है इसके बारे में।
जॉन एंग्लिगन की एक सिस्टर ने बताया कि उनके बड़े भाई ने उनको बताया कि उनके भाई बिल्कुल महफूज हैं और उनसे राब्ते में और उनसे बात होती रहती है। बाद अज़ा ख़ानदान के एक बंदे ने बताया कि अक्सर शादी के फंक्शंस या कोई भी फैमिली की तकरीबात के अंदर 2 औरतें अजीब से मेकअप में आती हैं, अपने फैमिली में मिलती हैं, जुलती हैं और गायब हो जाती हैं, पर उसके ये बताने के बाद से आज तक वो 2 औरतें भी किसी फंक्शन में ना देखी। फिर कई साल बाद इनके एक कज़न ने ब्राज़ील से बताया कि ब्राज़ील के अंदर से एक फ़ोटो शेयर की जिसमें एलन वेस्ट और क्लेरन वेस्ट का बताया गया कि ये दोनों बैठे हुए हैं, लेकिन FBI और US मार्शल ने इस बात की तब्दील कर दी कि तस्वीर में नज़र आने वाले इन 2 लड़कों की उम्र जॉन एंग्लिगन और क्लेरेंस एंग्लिगन से बिल्कुल नहीं मैच करती। FBI में ये केस क्लोज हो चुका है, पर US मार्शल्स में ये केस उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक इनकी डेड बॉडीज नहीं मिल जाती या इनकी उम्रें 99 साल तक नहीं हो जाती। और ब्राज़ील में ये आखिरी बार थी कि इन दोनों के जिंदा होने की कोई खबर, सच्ची या झूठी, इस दुनिया के सामने आई। अच्छा, अभी रहता है? मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।